हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय हिंद दोस्तों। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो मेरे 10वीं के बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th सोशल साइंस इतिहास का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है दोस्तों, तो आज इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब होता है, राष्ट्रवाद का मतलब किसी राष्ट्रवाद, देखिए राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं भारत जैसे, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनमें एक सूत्र में बांधे रखते हैं। देखिए, इसको सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? एक एक भावना होती है, एक एकता की भावना होती है जो सबके अंदर एक अपनेपन की भाव जगाता है। बेशक लोग अलग धर्म के हों, अलग जाति के हों, अलग भाषा बोलते हों, अलग संस्कृति हो, लेकिन वो राष्ट्रवाद के नाम पर क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। उनके अंदर समान राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हमारे देश के अंदर बेशक सब हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई हैं, लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। ठीक है, सबके अंदर एक प्रकार के विचार चलने लग जाते हैं अपने देश को लेते हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रवाद आपको जो है समझ में आया होगा। तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, वो कौन कौन सी प्रक्रिया थी भारत के अंदर राष्ट्रवाद आने की, उन सबको यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पर वन बाय वन करके जो है बताया गया है। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद सबसे पहले कब आया? जब तो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो सैनिकों ने किया था, जिसके अंदर मंगल पांडे जैसे बहुत बड़े दिग्गज सैनिक थे जिन्होंने बिगुल बजाया था स्वतंत्रता संग्राम का। उसके बाद में 1870 में बंकिम चंद्र वंदे मातरम की रचना करते हैं। देखिए, वंदे मातरम की रचना से भारतीयों के अंदर क्या आ गया? राष्ट्रवाद की भावना आ गई। ठीक है, जैसे आज हम लोग राष्ट्रगान को जब सुनते हैं तो हमारे अंदर एक इंडियन नेशनलिज्म उत्पन्न हो जाता है, उसी तरह से वंदे मातरम गीत ने वो काम किया था। फिर 1885 के अंदर मुंबई के अंदर जो है विवेक चंद्र को कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसके बाद में 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। उसके बाद में दोस्तों 1905 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। फिर लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में 1907 में कांग्रेस का विभाजन, नरम दल गरम दल। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। फिर दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। फिर 1915 में, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज़, भारत में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने में महात्मा गांधी की बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। जब महात्मा गांधी 1915 के अंदर देश के अंदर आए तो उन्होंने 1915 से जो है देश को आज़ाद कराने की रूपरेखा शुरू कर दी। ठीक है दोस्तों, हाँ, हमें पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी कहाँ से आए थे। महात्मा गांधी जो थे वो बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे इंग्लैंड से, फिर अफ्रीका गए, फिर अफ्रीका से 1915 के अंदर भारत के अंदर आए। इसी दिन को क्या बोला जाता है? इसी दिन को जो है प्रवासी दिवस बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या किया दोस्तों? उसके बाद में 1914 से लेकर 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हो गया। फिर दिल्ली दरबार लगा। फिर देखिए 1917 में जो है महात्मा गांधी ने भारत के अंदर अपना सबसे पहला आंदोलन किया था। 1917 में जो है महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में जो चंपारण में आंदोलन चलाया था। चंपारण किधर है दोस्तों? तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, चंपारण जो है आपका बिहार के अंदर है। फिर उसके बाद में 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए क्या किया? सत्याग्रह किया। आगे हम बात करेंगे कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है दोस्तों। फिर उसके बाद में 1918 में महात्मा गांधी ने क्या किया? गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए क्या किया? सत्याग्रह सत्याग्रह किया। वन बाय वन करके इन तीनों को हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी बस मैं आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर 1919 में रोलेट एक्ट जैसा काला कानून लगा दिया। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, हाँ। उसके बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने की। ये भी समझेंगे कि खिलाफत आंदोलन क्या था। उसके बाद में 13 अप्रैल 1919 में सबसे निर्मम जो चीज़ हुई थी वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे 1922 में चौरा चौरी कांड। 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने
जो है अंग्रेज़ों का खजाना लूट लिया, जैसे जिसके अंदर कौन कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, भगत सिंह जी थे, ठीक है, ये सब लोग थे। उसके बाद में दोस्तों 1928 में साइमन कमीशन भारत के अंदर आता है। फिर उसके बाद में 1930 में अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन संगठित किया। तो ये सब जो चीज़ें हम लोग को इसके अंदर पढ़ना है दोस्तों, वन बाई। ये पूरी घटनाक्रम है, मैंने आपको जो है बहुत ही कम समय में पूरा घटनाक्रम बता दिया। ये पूरा राष्ट्रवाद का घटनाक्रम है। तो कहाँ से शुरू होता है राष्ट्रवाद का घटनाक्रम? ये शुरू होता है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ से चिंगारी जो थी वो लग चुकी थी देश के अंदर। भारत को आज़ाद कराने की जो चिंगारी थी वो लग चुकी थी दोस्तों। तो चिंगारी लगाने का काम किसने किया था? चिंगारी लगाने का काम किया था भारतीय के वीर सपूत सैनिकों ने, जिसके अंदर मंगल पांडे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद में जो है फिर बंकिम चंद्र द्वारा, फिर इसके बाद में पूरा जो है प्रक्रिया शुरू हो जाता है। फिर महात्मा गांधी 1915 के अंदर आते हैं। तो ये पूरी राष्ट्रवाद का जो प्रक्रिया था वो यहाँ से शुरू हो चुका था। अब जो है अंग्रेजों की खैर नहीं, अब अंग्रेजों को देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। अब यहाँ से जो है जंगल के अंदर आग लग चुकी थी। ठीक है दोस्तों। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था। देखिए शुरुआत कहाँ से हुई थी भारतीय राष्ट्रवाद की? शुरुआत हुई थी 1857 से। ठीक है दोस्तों, 1857 से लेके 1860, 1870, 1880, 90, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940 और जा कर के इतनी मेहनत करने के बाद हमको आज़ादी कब मिली? 1947 के अंदर मिली दोस्तों। तो याद रखिएगा, यानी कि 100 साल लग गए हम लोग को अंग्रेजों से, लगभग जो है 100 साल हम लोगों को लग गए अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों ये जो आज़ादी मिली है कोई मुफ्त की नहीं मिली है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत ही बलिदान दिया है, तो हमको सम्मान करना चाहिए उनका। ठीक है दोस्तों। हाँ, हमको मेहनत से पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं और अपने देश का नाम आगे रोशन करना, अपने समाज को बेहतर समाज बनाना दोस्तों। ठीक है। तो देखिए कुछ रोचक तथ्य आपको बता देता हूँ। जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे क्लीमेंट एटली थे। एक नंबर के अंदर सवाल पूछ सकता है दोस्तों एमसीक्यू में। उसके बाद दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो एवं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। ये सवाल भी पूछ सकता है। फिर बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, उन्होंने इसका नारा दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा दिया था दोस्तों। और भगत सिंह जी ने क्या बोला था? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों। तो हमें इन सब क्रांतिकारियों को जो है याद रखना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों मैंने आप लोग को जो है राष्ट्रवाद का अर्थ समझा दिया। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, यानी हम भारत के लिए क्या रखते हैं? प्रेम की भावना रखते हैं और एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। ये लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। देखिए हम चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने जो है भारत को आज़ाद कराने के लिए समान जो है मेहनत किया था, परिश्रम किया था, तब देश को आज़ादी मिली थी। तो कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं जैसे हमारे देश के अंदर है, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनमें एक सूत्र में बांधे रखता है, उसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको राष्ट्रवाद की परिभाषा बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। हाँ, ये नोट्स को आप लोग कॉपी में भी बना सकते हो ताकि जब एग्ज़ाम वगैरह आएगा तो आप रिवीजन कर सकते हो और ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखिए राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कौन से कारक थे? अगर हम यूरोप के अंदर बात करें तो यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का जन्म कैसे हुआ? तो देखिए यूरोप के अंदर जो है राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ है, यानी कि वहाँ पर जो राज्यों का निर्माण हुआ तो वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर आई। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत के अंदर, तो देखिए भारत के अंदर राष्ट्रवाद आने के पीछे दूसरा कारण है। वो सबसे बड़ा कारण क्या है? वो सबसे बड़ा कारण है अंग्रेज। क्या है वो सबसे बड़ा कारण? देखिए अंग्रेज। जब अंग्रेज भारत के अंदर आए, अंग्रेजों ने जो है भारत के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमें क्या बनाया था? उपनिवेश बनाया था। अब देखिए दोस्तों, उपनिवेश का मतलब क्या होता है? उपनिवेश का मतलब होता है उपनिवेश का मतलब होता है दोस्तों कि अपने फायदे के लिए, अपने फायदे फायदे के लिए जब जब कोई मजबूत कंपनी या फिर कोई मजबूत देश अपने फ़ायदे के लिए किसी गरीब देश को तो नहीं, किसी छोटे देश को इसलिए गुलाम बनाता है क्योंकि उस छोटे देश के पास जो है प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में। उदाहरण के तौर पर समझिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर व्यापार करने आई थी क्योंकि भारत के अंदर वो तमाम चीज़ें थी, सोना था, चांदी था, मसाले थे, प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में थे जो इंग्लैंड के अंदर नहीं पाए जाते थे।
लेकिन इंग्लैंड वासियों के पास क्या था, उनके पास संसाधन बहुत अच्छे थे, उनके पास हथियार अच्छा था, उनके पास औद्योगिकरण वहाँ सबसे पहले हुआ था, तो वो हम लोगों से जो है वैज्ञानिक रूप से बहुत आगे थे। तो भारत के अंदर आया, यहाँ पर फूट डाला और यहाँ के राजाओं को गुलाम बनाया और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर क्या करने लग गए, अपना कब्जा करने लग गए। और फिर धीरे धीरे यहाँ के राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे अंग्रेज, ईस्ट इंडियन कंपनी, जिसके अंदर प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद में हम लोगों को क्या बना लिया, हम लोगों को उपनिवेश बना लिया, यानी कि अपने आर्थिक हितों को पूर्ति करने के लिए हम लोग को अपना क्या बना लिया, गुलाम बना लिया। तो उपनिवेश का मतलब क्या होता है दोस्तों, उपनिवेश का मतलब होता है कि जब प्राकृतिक संसाधनों की खोज में कोई बड़ा देश छोटे देश को जो है गुलाम बनाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उपनिवेश बोलते हैं। और इसी उपनिवेशवाद के विरोध में हम लोगों ने क्या चलाया, हम लोगों ने जो है राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया दोस्तों, याद रखिएगा। तो अंग्रेजों ने हमें क्या बनाया था, अपना उपनिवेश बनाया था। केवल हम ही अंग्रेजों के उपनिवेश नहीं थे उस समय, उस समय अंग्रेजों ने जो है ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को, चीन को, कई सारे देशों को जो है उन्होंने क्या बनाया था, अपना उपनिवेश बनाया था। वहाँ से वो लोग संसाधनों को हवाई जहाज़ों में, पानी के जहाज़ों में ढो ढो करके अपने देश के अंदर लाते थे और खूब विकास करते थे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर लिखा प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत तथा असहयोग। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा और युद्ध पश्चात परिस्थितियाँ क्या रहीं। तो देखिए एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का जन्म हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी, जिसकी भरपाई कर्जा लेकर और करों में वृद्धि करके की। अब देखिए अगर कोई देश किसी देश से लड़ाई करता है ना, तो उस देश को जो है बहुत ही हानि होती है, उसको हथियार खरीदने पड़ते हैं, हथियार के लिए पैसा चाहिए होगा। पैसा कहाँ से लेके आएगा, पैसा दो तरीके से लेके आएगा देश, या तो किसी अमीर देश से कर्जा मांगेगा, या तो अपने देश के अंदर जो जनता है जो टैक्स पे करती है उनके ऊपर टैक्स बढ़ा देगा। जब टैक्स बढ़ा देगा तो जनता की कमर टूट जाएगी। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो अंग्रेजों ने भी हम पे यही किया था। उसके बाद में सीमा शुल्क जो है बढ़ा दिया गया था। उसके बाद में ब्रिटिश सेना के लिए सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई थी। अब युद्ध के अंदर लड़ने के लिए आपको सिपाही तो चाहिए होंगे ना, अब थोड़ी ना घोड़ों गधों को हथियार दे के भेज देंगे युद्ध लड़ने के लिए। तो उस समय खूब भर्ती होने लग गई थी इंडिया के अंदर फौज में जाने के लिए। फिर फसल नष्ट हो जाने की वजह से खाद्यान्न की भारी कमी। जब एक देश दूसरे देश पर गोला बरपाएगा तो कहीं ना कहीं जो गोले वगैरह हो खेतों के अंदर आग लगाएंगे, जंगलों के अंदर आग लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं इससे संसाधनों का नुकसान होगा दोस्तों। ठीक है। अब देखिए, अब मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, तो देखिए यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन है, करने का रास्ता होता है। तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह करना है। अगर आप कोई सत्याग्रह आंदोलन करते हैं तो उसके अंदर आपको लाठी लेके, बंदूक लेकर अपने विरोधी को मारना नहीं है ना, आपको केवल अपनी बात पे अडिग रहना है। तब तक अडिग रहना है जब तक जो गलती करने वाला इंसान है उसका मन खुद ना पिघल जाए। उदाहरण के रूप में आपने वो फिल्म देखी होगी ना, मुन्ना भाई MBBS। इस फिल्म के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो किसी घर के जीने पे बार बार जो है पान थूक कर जाता है, लेकिन जिसके घर के सामने वो पान थूकता है वो उससे लड़ाई नहीं करता है, उससे गाली गलौज नहीं करता है, उसका कॉलर नहीं पकड़ता है, वो सत्याग्रह करता है। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, जब वो थूक रहा होता है तभी वो घर के बाहर आता है और उसके सामने ही उसकी सफाई करने लग जाता है। वो तब तक सफाई करता है, वो हर रोज़ सफाई करता है जब तक पान थूकने वाले को इस बात की गलानी ना हो जाती कि वो गलत कर रहा है। तो उसी को बोलते हैं सत्याग्रह दोस्तों। हमें भी अपने जीवन के अंदर सत्याग्रह का पालन करना चाहिए। अगर हम लोग खून के बदले खून, आँख के बदले आँख मांगेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो याद रखिएगा। तो उसके बाद में सत्याग्रह के मुख्य बिंदु क्या है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। आपको देखिए, महात्मा गांधी क्या बहुत बड़े खली थे, क्या बहुत बड़े अंडरटेकर थे, कितने पतले दुबले इंसान से, लेकिन उनका जो सैद्धांतिक शक्ति थी बहुत ज़्यादा थी, वैचारिक शक्ति बहुत ज़्यादा थी, अहिंसा की जो उनकी शक्ति थी वो सबसे बड़ी थी। तभी तो अंग्रेजों को उन्होंने खदेड़ दिया इस देश से, है ना। तो हम लोग को भी ऐसे बनना चाहिए दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में क्या है, सत्याग्रह केवल अहिंसा के सहारे, बिना किसी प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना भी सफल हो सकता है। उत्पीड़क की चेतना को झिझोड़कर उसे सच्चाई को स्वीकार करने तथा दमन का अंत करने के लिए प्रेरित करना है। यानी कि जो गलत कर रहा है उसको इस बात का यकीन दिलाना है कि वो गलत कर रहा है। ठीक है। हाँ, उसकी चेतना को जगाना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में क्या है, अब देखिए महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के आरंभिक प्रयोग, उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे सत्याग्रह से। तो देखिए सबसे पहला कौन सा था दोस्तों, चंपारण 1917 के अंदर। महात्मा गांधी 1915 के अंदर भारत के अंदर आते हैं दोस्तों, और आने के बाद एक साल तो जो है उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, उनके राजनीतिक गुरु थे
उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, ये सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, हाँ। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी की उन्होंने एडवाइस ली और 1 साल तो पूरे भारत का भ्रमण किया। देखिए, अगर आपको कहीं का नेता बनना है या फिर आपको किसी समाज के लिए काम करना है तो आपको उस समाज को समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोट पैंट टाई पहन के बिल्कुल ही गुची अरमानी के कपड़े पहनकर समाज के अंदर जाओगे और समाज आपको एक्सेप्ट कर लेगा। कोई आपको अपनी समस्या नहीं बताएगा। आपको अपनी समस्या तब तक कोई नहीं बताएगा जब तक आप उनकी तरह दिखोगे नहीं। तो महात्मा गांधी ने भी यही किया। जैसे 1915 के अंदर भारत के अंदर आए, भारत का भ्रमण शुरू किया, तो वो उन्होंने अपना वेशभूषा इस तरह से कर लिया था ताकि वो बिल्कुल भारतीयों की तरह दिखे। एक लाठी रखते थे और ज़्यादा कपड़े नहीं, मतलब कम कपड़े पहनते थे, सूट बूट नहीं पहनते थे। ठीक है, चप्पल पहन करके। तो उन्होंने भारत के लोगों के भी, मतलब देश के अंदर जाना शुरू किया, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। लोग उनको अपनी तरह समझते थे, अपनी तरह इंसान समझ, मतलब अपनी तरह बिल्कुल बराबर समझ करके अपनी सारी समस्याओं को उनको बताते थे। तो जिसकी वजह से जो है महात्मा गांधी इस देश को बेहतर तरीके से जान सके। तो 1917 के अंदर दोस्तों उन्होंने कौन सा आंदोलन किया? सबसे पहला आंदोलन उनका था 1917 के अंदर। कौन सा? चंपारण। चंपारण बिहार के अंदर एक जगह है जहाँ पर दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया जाता था। तो महात्मा गांधी वहाँ पर गए और वहाँ पर जो है नील की खेती को बंद कराया, क्योंकि नील की खेती से कई सारी समस्याएं होती दोस्तों। देखिए, नील की खेती से जो है कि ज़मीन जो होती है बंजर हो जाती है। फिर नील की खेती करने से क्या होता है, जो किसान होता है उसके पास अनाज नहीं होता है। ठीक है, वो खाएगा क्या नील को, और नील को बेचने से उसको बहुत कम पैसा मिलता था। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी का सत्याग्रह, तो चंपारण आंदोलन था। दूसरा था 1917 में खेड़ा, गुजरात के अंदर एक जगह है खेड़ा। किसानों को कम कर में छूट दिलवाने के लिए उनके द्वारा क्या किया गया था? संघर्ष किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाँ। तो बात ऐसी है कि गुजरात के अंदर जो खेड़ा जगह है वहाँ पर किसान खेती करते थे, लेकिन 1 साल ऐसा हुआ कि वहाँ पर सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के बावजूद भी जो अंग्रेज अधिकारी थे वो करों के अंदर छूट जो है नहीं दे रहे थे, छूट जो है नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया और महात्मा गांधी ने वहाँ पर सत्याग्रह किया और आखिरी में चलकर अंग्रेजों को जो है महात्मा गांधी के सामने झुकना पड़ा, सत्याग्रह के सामने झुकना पड़ा। और उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने जो है छूट दिया, करों के अंदर छूट दिया। तीसरा आंदोलन महात्मा गांधी का है दोस्तों अहमदाबाद गुजरात के अंदर मिल कपड़ा कारखाने के अंदर जो काम करने वाले मजदूर थे ना, उनकी देखिए वहाँ पर क्या हो गया था? प्लेग बीमारी आ गई थी। बीमारी के बावजूद जो था फैक्ट्री वगैरह सब कुछ क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। तो जो मजदूर वगैरह थे वो मांग कर रहे थे कि उनको भत्ता मिले, बेरोजगारी भत्ता मिले। ठीक है, अंग्रेज दे नहीं रहे थे, तो महात्मा गांधी वहाँ पर गए और उन्होंने कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के साथ क्या कर दिया? सत्याग्रह किया। और आखिरी में उनकी क्या हुई? जीत हुई दोस्तों। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। उसके बाद में जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रोलेट रोलेट एक्ट। ठीक है दोस्तों, हाँ। तो इसको समझते हैं रोलेट एक्ट के बारे में। देखिए, रोलेट एक्ट मुख्य प्रावधान क्या था रोलेट एक्ट का? कि राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर जो रानी विक्टोरिया थी, वो इस कानून को क्यों लेके आई थी? वो इस कानून को इसलिए लेके आई थी क्योंकि 1919 तक के समय तक ना कई सारे क्रांतिकारी वीर सपूत आ चुके थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी, कई सारे लोग आ चुके थे। और ये लोग जो थे, ये लोग इन्होंने जो है अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा था। ठीक है, और अंग्रेज इनसे परेशान होकर के एक कानून लेके आया था जिसका नाम था रोलेट कानून। ठीक है, ये इनसे बचने के लिए, क्योंकि अब इनको लगने लग गया था अगर ऐसे लोग और आते रहे तो हमारा शासन जो है भारत के अंदर बहुत कम दिनों तक है। ठीक है, तो इसलिए ये लोग ये कानून लेके आए थे। तो मैंने आप लोग को मुख्य प्रावधान बता दिया। उसके बाद में ये क्यों अन्यायपूर्ण था? तो देखिए, अन्यायपूर्ण इसलिए था क्योंकि ये भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर क्या करता था? प्रहार करता था। किसी को भी बिना किसी दलील, बिना किसी वकील के जो ये लोग गिरफ्तार कर लेते थे। अगर किसी जगह पर 3 या 3 से अधिक लोग खड़े हैं तो ये लोग रोलेट एक्ट के कानून की तरफ उसको क्या कर लेते थे? गिरफ्तार कर लेते थे। 2 साल के लिए बंद रखते थे। आप ना तो कोर्ट में अपील कर सकते हो, ना दलील रख सकते हो, ना वकील कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज़ याद रखिएगा। अपील नहीं कर सकते, दलील नहीं दे सकते, और क्या नहीं रख सकते? वकील नहीं रख सकते। ये 3 चीज़ें बताता था ये कानून कि ना आप दलील दे सकते हो अपने पक्ष में, ना वकील रख सकते हो, ना अपील कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में
परिणाम उद्देश्य क्या था? भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए, कि कोई भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोल ना पाए, इसलिए इस कानून को लेके आया गया था। ठीक है दोस्तों, परिणाम क्या रहा इस कानून का? तो देखिए परिणाम क्या रहा। परिणाम ये रहा कि 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। हड़ताल क्यों की गई? इस कानून के खिलाफ की गई। ये कानून जो काला कानून लेके आए थे ना अंग्रेज भारत के अंदर, सर सिडनी रॉलेट ने इस कानून को बनाया था। तो इस कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने क्या किया? हड़ताल कर दिया। विभिन्न शहरों में क्या शुरू कर दिए गए? रैलियां शुरू कर दी गई, जुलूस शुरू कर दिए गए। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में जो है रेलवे वर्कशॉप्स के कामगारों को हड़ताल कर दिया गया, दुकानें बंद हो गई, स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर क्या करने लगे लोग? हमला करने लगे दोस्तों, इस कानून के खिलाफ में, कि ये कानून हमारे अधिकारों का क्या करता है? हनन करता है। तो देखिए उसके बाद में क्या हो गया दोस्तों, उसके बाद में जो है, उसके बाद में जलियांवाला हत्याकांड। देखिए मुख्य घटनाएं क्या क्या हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित हुआ। ठीक है, सालाना बैसाखी में शिरकत करने एवं कानून का विरोध प्रकट करने के लिए ग्रामीण भारी जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। ठीक है, इस कानून का लोग विरोध करने के लिए, अहिंसात्मक रूप से विरोध करने के लिए। मैं एक बार और फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोई बंदूक लेके डंडा लेके नहीं गया था, अहिंसात्मक रूप से विरोध करने के लिए। शहरों से बाहर के होने के कारण वहाँ जितने लोगों को ये पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। कुछ लोग बाहर से आए थे जिनको ये बात नहीं पता थी कि जलियांवाला बाग वाले एरिया में अमृतसर में कौन सा लॉ लागू किया गया, मार्शल लॉ लागू किया है। मार्शल लॉ का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठे होकर बात नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मार्शल लॉ। उसके बाद में दोस्तों जनरल डायर वहाँ पहुँचा, मैदान से बाहर निकलने के सभी रास्ते उसने क्या कर दिए? बंद कर दिए, और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी दोस्तों। देखिए कितना गलत काम किया जनरल डायर ने। उसके बाद में सैकड़ों लोग मारे गए दोस्तों, सैकड़ों लोग मारे गए। अगर आप लोग किताब पढ़ोगे एनसीईआरटी की, तो उसके अंदर बताया गया है कि छोटे बच्चों, नवजात बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। लोग कुएं के अंदर कूद जाते हैं, मर जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग मारे गए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव क्या हुआ दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव क्या हुआ दोस्तों? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, उत्तर भारत के बहुत सारे इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए। उतर के आएंगे ही नहीं, इतना गलत काम किया अंग्रेजों ने, जनरल डायर ने इतना गलत काम किया कि लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, चारों तरफ से घेर लिया उस बाग को, जो बाहर निकले उसको गोलियां मारी, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस में मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाया तथा लोगों को अपमानित और आतंकित किया। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसटकर चलने और सारे साहिबों अंग्रेजों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी दोस्तों। उसके बाद में लोगों को कोड़े मारे गए तथा गुजरांवाला पंजाब के गांव पर बम बरसाए गए दोस्तों। देखिए कितना गलत किया। उसके बाद में दोस्तों हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने जो रोलेट एक्ट सत्याग्रह वापस लिया था, यानी कि जो रोलेट एक्ट के खिलाफ में सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने उसको क्या ले लिया? वापस कर लिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये था पूरा कहानी। उसके बाद में खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है, जो ओटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ, ओटोमन तुर्की वर्तमान का जो तुर्की है ना दोस्तों देश, वहाँ पर एक सम्राट होता था जो ये दावा करता था कि वो जितनी भी दुनिया के अंदर मुसलमान है सबका वो क्या है? खलीफा है, सुल्तान है दोस्तों। इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता, यानी कि इस्लामिक, यानी कि जो मुसलमान हैं उनका नेता वो अपने आप को बोलता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। यह अफवाह फैल गई कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोप दी जाएगी, इसलिए खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में अल्लू बंधु द्वारा बम्बई में खिलाफत समिति का क्या किया गया? गठन किया गया दोस्तों। अब लोग जो है अपने मुसलमान खलीफा को बचाने के लिए लोगों ने क्या बनाना शुरू कर दिया? समिति बनाना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए अब महात्मा गांधी ने जो है खिलाफत का मुद्दा क्यों उठाया? देखिए रॉलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद से महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों से बदला लें कि उन्होंने हमारे मासूमों को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में बेरहमी से जो मारा है, उसके खिलाफ वो बदला लेना चाहते थे। वो अपने आंदोलन को इतना बड़ा करना चाहते थे कि पूरे भारत के अंदर, ना केवल पूरे विश्व के अंदर, जो अंग्रेजों ने जो गलत किया है उसके बारे में पता चले। तो इसलिए वो अपने आंदोलन के अंदर मुसलमानों को भी जोड़ना चाहते थे। और उसी समय मुसलमान कौन सा आंदोलन चला रहे थे? वो चला रहे थे खिलाफत का आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया। रॉलेट्स, हाँ, उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया दोस्तों। देखिए हम महात्मा गांधी को गाली देते हैं, लेकिन महात्मा गांधी कितने महान नेता थे
कि राष्ट्रपिता थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक करने का प्रयास किया। तो हमें भी दोस्तों एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, क्योंकि एकता जो जो मजबूती होती है वो एकता के अंदर होती है दोस्तों। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर हम सब एक हो जाएं तो हमारे देश को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता दोस्तों। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने जो है मुसलमानों का जो आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। अब देखिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया, जलियांवाला बाग के विरोध में उससे बदला लेने के महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया, देखिए असहयोग आंदोलन शुरू किया दोस्तों। असहयोग क्यों, यानी कि नॉन कोऑपरेशन क्यों दोस्तों। नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है कि किसी का कोऑपरेशन ना करना, किसी का सहयोग ना करना दोस्तों। तो देखिए भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से हुई थी, हमारे सहयोग से तो हुई थी ब्रिटिशर्स की यहाँ पर स्थापना। हमारे देश से कितना पैसा वो लोग कमाते थे, बहुत पैसा कमाते थे। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के चरण दोस्तों, देखिए असहयोग आंदोलन को कई सारे चरणों में बांटा गया था। सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटाना। अब देखिए कई सारे नेताओं को जो है सरकार ने पदवियां दी थी, जैसे महात्मा गांधी जी को, उसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, फिर उन्होंने पदवियां लौटाना शुरू कर दिया, नौकरी को छोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद में सेना में, पुलिस, अदालत तथा विदेशी बस्तियों का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। वकीलों अदालत में जाना छोड़ दिया, पुलिस ने अपना काम छोड़ दिया, टीचरों ने अपना स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया। उसके बाद में देखिए व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि सविनय का मतलब होता है एक प्यार मोहब्बत से, एक अच्छे तरीके से। अवज्ञा का मतलब होता है किसी चीज़ का मना करना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन, देखिए सितंबर 1920 में असहयोग पर स्वीकृति अन्य नेताओं ने भी क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन पर स्वीकृति दे दी कि हाँ भाई इसको करना चाहिए, फायदेमंद है अंग्रेजों को, तभी उनकी जो गलत काम है पता चलेगा। दिसंबर 1920 में स्वीकृति पर मुहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति बन गई थी कि विभिन्न सामाजिक समूह जिन्होंने भाग लिया, शहरों में कौन कौन से वर्गों ने इसमें भाग लिया, देखिए मध्य वर्ग, जिसके अंदर विद्यार्थी, शिक्षक, वकील, सब ने इसके अंदर क्या किया दोस्तों, इसके अंदर उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया दोस्तों। ग्रामीण इलाकों में दोस्तों किसानों और आदिवासियों ने भी इसका खूब बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा लिया। बागानों में मजदूरों ने हिस्सा लिया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आंदोलन के दोहरे लक्ष्य क्या थे, दो लक्ष्य क्या थे। एक तो स्वराज की प्राप्ति करनी थी कि हमारा राज होना चाहिए, हमारा देश तो हमारा राज होना चाहिए, यानी कि अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ करके बाहर निकाल देना है। दूसरा क्या था, खिलाफत के मुद्दे को समर्थन, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता लाई जा सके, ताकि हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम, जो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति की थी कि मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काओ और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काओ, तभी हम देश के अंदर राज कर सकेंगे, इसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। उसके बाद में दोस्तों देखिए अच्छा भला ये आंदोलन चल रहा था कि तभी एक ऐसी घटना हो जाती है जिस घटना के बाद से इस आंदोलन को क्या किया गया, वापस लिया गया दोस्तों। तो ये कौन सी घटना थी दोस्तों, ये घटना थी दोस्तों जिसका नाम था दोस्तों चौरा चौरी घटना दोस्तों। देखिए फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई थी। याद रखिएगा चौरी चौरा जो है गोरखपुर के अंदर एक जगह है जहाँ पर जो आंदोलनकारी थे और अंग्रेज़ों की जो पुलिस थी उसके बीच में मुठभेड़ हो जाता है, और मुठभेड़ में जो है दोनों तरफ से जो हाथापाई हो जाती है, हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। तो अंग्रेज़ों को तो जो एक बहाना मिल गया, उन्होंने बोला कि भाई महात्मा गांधी तो बहुत बोलते हैं कि वो जो है अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, लेकिन उनके जो आंदोलनकारी हैं वो हिंसा पे उतर आए, तो इसलिए जो है महात्मा गांधी ने क्या किया, उस आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बाद आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थी दोस्तों। आंदोलन के भीतर में क्या थी, अलग अलग धाराएं थी। विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। लोग अलग अलग मकसद से आए थे। सभी के लिए स्वराज का अर्थ भी अलग अलग था। कोई स्वराज का मतलब ये समझता था कि अंग्रेज देश से चले जाएंगे, कुछ स्वराज से ये समझते थे कि भाई जो जितने भी रियासतें थी उनका मतलब ये था कि हम लोग दोबारा से राजा बन जाएंगे। तो सबके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। किसानों के लिए स्वराज का मतलब ये था कि उनको जो है जमींदारों से, सूदखोरों से आज़ादी मिल जाएगी, है ना दोस्तों। हाँ, उसके बाद में प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें उनकी सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, है ना दोस्तों। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर,
असहयोग आंदोलन की समाप्ति से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की मुख्य घटना है। अब देखिए, असहयोग आंदोलन तो खत्म हो गया चौरी चौरा घटना के बाद से, अब शुरू होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए फरवरी 1922 गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, चोरी चोरी घटना हो गई। प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में अपनी मतभेद हो गई। ठीक है, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बनाते हैं। ये वही मोतीलाल नेहरू हैं दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में जो है, हाँ, उसके बाद में गठन ताकि प्रांतीय परिषद में चुनाव में हिस्सा ले सकें। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पाद भी कीमतों में बढ़ोतरी होने लगी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में 1928 में साइमन कमीशन भारत आना, पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन होने लगे। 1929 में लॉर्ड इरविन द्वारा डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किया गया। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि डोमिनियन का मतलब होता है कि भारत को जो है अंग्रेजों के खिलाफ ही राज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पेपर में सवाल आ सकता है कि बताइए पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में कहाँ की गई थी, तो लाहौर के अंदर की गई थी। कौन से साल में की गई थी, तो सन 1929 में की गई थी दोस्तों। उसके बाद में कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे तेज तर्रार नेताओं के द्वारा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई दोस्तों, तो याद रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन, ये 3 सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए ताकि भारत के भावी संविधान पर चर्चा की जा सके। तो पहला कहाँ हुआ था दोस्तों, पहला हुआ था नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 के बीच में। दूसरा कहाँ हुआ था दोस्तों, दूसरा हुआ था सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 के बीच में। और तीसरा कहाँ हुआ था दोस्तों, ये तीनों लंदन के अंदर हुए थे, मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, नवंबर 1932 से लेकर दिसंबर 1932 के बीच में हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, यानी कि केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया गया था। अब देखिए यहाँ पर नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन 1930। अब महात्मा गांधी ने जो है अंग्रेजों को परेशान करने के लिए एक और आंदोलन की जो है रणनीति पृष्ठभूमि बना ली थी दोस्तों। अब देखिए, अब जो है एक और आंदोलन शुरू होगा। तो देखिए, जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी। ठीक है, ये मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसान तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को ख़त्म करने की थी। याद रखिए दोस्तों, आज जो हम लोग नमक खाते हैं ना, उस समय अंग्रेज नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे। ठीक है दोस्तों, और हमें नमक बनाने भी नहीं देते थे, कहते थे केवल इसे अंग्रेज बनाएंगे। लॉर्ड इरविन ने इसमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत की गई दोस्तों। महात्मा गांधी तो चाहते यही थे कि लॉर्ड इरविन जो है किसी न किसी मांग को मना करे ताकि हम अपने एक आंदोलन को शुरू करें। तो देखिए दोस्तों, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा शुरू की गई दोस्तों, याद रखिएगा। अब महात्मा गांधी जी नमक बनाएंगे। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजों ने कानून बना रखा था कि भारतीय अगर नमक बनाएंगे तो उन पर दंड दिया जाएगा, उनके पास ये अधिकार नहीं कि वो नमक बना सकें। ये घटना क्या कहलाई, ये घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कराती है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद में देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौते की वजह से स्थगित 1932 द्वारा शुरुआत हुआ। देखिए, मुख्य घटना क्या है, देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों। गुजरात के अंदर जहाँ जहाँ पर समुद्र तट पाए जाते हैं वहाँ पर नमक कानून का जो है उल्लंघन किया गया। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, मुंबई, आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, ठीक है दोस्तों, उड़ीसा, तमाम जगहों पर तटों पर लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने क्या बनाया, नमक बना करके कानून को तोड़ा दोस्तों। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता है कि शराब की दुकानों पर जाकर दोस्तों आंदोलन किए गए, बहिष्कार किया गया दोस्तों। वन कानूनों का उल्लंघन किया गया, यानी कि अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाए थे सबका भारतीय क्या करने लगे थे, बहिष्कार करने लगे थे। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार की भी तो कुछ प्रतिक्रिया होगी, वो लोग थोड़ी ना चुपचाप बैठे रहेंगे, वो लोग भी तो कुछ ना कुछ करेंगे। जब वो लोग अपना नुकसान देख रहे हैं तो थोड़ी ना हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे। उन्होंने देखो क्या किया, कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया, भर भर के कांग्रेस नेताओं को जेल में बंद करने लग गए।
निर्मम दमन, लोगों को पीटने पाटने लग गए। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण करने लगे, जो सत्याग्रही शांतिपूर्ण भाषण दे रहे उनको पकड़ करके जेल के अंदर बंद करना शुरू कर दिया। हद तो उन्होंने तब कर दी जब महिलाओं और बच्चों की भी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पिटाई करना शुरू कर दिया दोस्तों। देखिए, लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। आंदोलन में भाग लेने वाले कौन कौन से लोग थे? अमीर किसान ऊंचे लगान के विरोध में वो इसलिए आंदोलन के अंदर आए थे। गरीब किसान किस लिए आए थे? ऊंचे भाड़ा तथा ऊंचा लगान के लिए आए थे। उसके बाद में व्यवसायी वर्ग औपनिवेशिक सरकार की व्यावसायिक नीतियों के खिलाफ आए थे। जो उस समय के बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह थे, ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर बहुत ही खराब पॉलिसीज़ लगा रखी थी, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह वसूलते थे। उसके बाद में महिलाएं महात्मा गांधी से प्रेरित होकर आई थी। कुछ स्थानों पर मजदूर भी आए थे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों, ये कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था? अब अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या अंतर था, तो आप लोग क्या बताओ? तो देखिए, असहयोग आंदोलन से में एक लक्ष्य स्वराज, जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो था स्वराज की प्राप्ति करना, कि हम अपना राज करेंगे, ठीक है, स्वराज करेंगे। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था दोस्तों, उसके अंदर महात्मा गांधी का जो मकसद था वो पूर्ण स्वराज था। क्या था? पूर्ण स्वराज था। पूर्ण स्वराज था। तो ये अंतर याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के अंदर उनका जो मकसद था वो स्वराज था, लेकिन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके अंदर उनका मकसद क्या था? उसके अंदर उनका मकसद था पूर्ण स्वराज। असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, जबकि इस आंदोलन में कानून का उल्लंघन शामिल था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, उसके बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो उसमें क्या किसी भी व्यक्ति ने किसी आंदोलन का बहिष्कार किया था? नहीं। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर नमक को तोड़ करके कानूनों का क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी, वो कौन कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो सीमाएं थी उसकी। देखिए, अनुसूचित जो वर्ग था, वर्ग की भागीदारी नहीं, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों की अनदेखी कर रही थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया गया था, क्योंकि 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी। अब देखिए, मुसलमान जो थे इस आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेते, क्योंकि उनको लगने लग गया था कांग्रेस केवल हिंदू की पार्टी है। ठीक है दोस्तों, दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बन चुका था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए, सामूहिक अपनेपन का भाव था। सर देखिए, इसको किस तरह से समझेंगे? इसको इस तरह से समझते हैं, वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया तथा सभी भारतीय लोगों को एक किया। चित्र और प्रतीकों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत माता की प्रथम छवि बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई। भारत माता की फोटो देखकर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती थी। वो लोग भूल जाते थे कि वो किस धर्म से, किस जाति से, किस भाषा को बोलते हैं, किस संस्कृति को। अब उनके अंदर केवल राष्ट्रवाद का खून जो था वो चलता था। उसके बाद में दोस्तों, इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली। अब लोगों को जो है अपना राष्ट्र पहचान में आने लग गया एक छवि की सहायता से। उसके बाद में दोस्तों, लोक कथाएं। राष्ट्रवादी घूम घूम कर इन लोक कथाओं का संकलन करने लगे। ये कथाएं परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती थी तथा अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने तथा अतीत में गौरव का भाव पैदा करती थी दोस्तों। तो याद रखिएगा। उसके बाद में चिन्ह, उदाहरण झंडा। बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा, जिसका रंग कौन कौन सा था? हरा, पीला, लाल, जिसमें 8 कमल थे। 1931 तक आते आते महात्मा गांधी ने भी सफ़ेद, हरा और लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया था। जहाँ पर लोग झंडा देखते थे उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हो जाती थी। उसके बाद में इतिहास की पुनर्व्याख्या। बहुत से भारतीय महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास की अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। भारतीय गर्व का अनुभव कर सके, ताकि भारतीय गर्व का अनुभव कर सकें दोस्तों। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट, वंदे मातरम गीत। बंकिम चंद्र ने यह गीत लिखा मातृभूमि की स्तुति के रूप में। यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया दोस्तों। तो देखिए, आपसे सवाल पूछ सकता है कि राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो याद रखिएगा, चित्र व प्रतीक, उसके बाद में लोक कथाएँ, उसके बाद में चिन्ह, उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में इतिहास की पुनर्व्याख्या और गीत। ये सवाल आएगा पेपर के अंदर, आपको ये लिखना पड़ेगा बढ़िया से। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो दोस्तों यही था आपका पूरा चैप्टर, भारत के अंदर राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत के अंदर राष्ट्रवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँगा। मैं आपको मैथ भी पढ़ाऊँगा, साइंस भी पढ़ाऊँगा और तीनों एसएसटी की किताब भी पढ़ाऊँगा दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए और बेहतर से बेहतर अच्छे शब्दों में आपके लिए वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको बेहतर समझ में आए और आप लोगों को ट्यूशन वूशन जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे। सारी सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। बढ़िया से तैयारी कीजिए और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।